नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका जीवन समाज के प्रति समर्पण और सेवा भावना हमेशा चर्चा में रही है। प्रखंड अध्यक्ष के रूप में इन्होंने न सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज बनने का भी कोशिश किया है। स्वागत है अजमत खान सर हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। सर, सबसे पहले हमें बताएं कि सर बचपन से लेकर आज तक का सफर कैसा रहा? कभी सोचा था कि आप एक प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे? कभी नहीं सोचा था जी। मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मैं राजनीति के क्षेत्र में घुसूंगा, इसलिए कि मेरा जन्म, पालन पोषण, एजुकेशन ये टोटल चीज शहर में हुआ है। मैं कोलकाता में रहता था, मेरे फादर कोलकाता में जॉब करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी सर। इसलिए मैं वहीं रहा और 2011 के बाद मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। समाज के प्रति काम करने का जो प्रेरणा था वो कहाँ से मिला? देखिए मनीष जी, कोलकाता में जब हम लोग रहते थे, वैसे तो हमारा पुश्तैनी घर और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहा है जी, बांके बाजार प्रखंड के डुमरावा गांव में। जी सर। तो जब स्कूल की छुट्टियां होती थी गर्मी की, तो उसमें हम लोग आया करते थे यहाँ पर। जी सर। तो यहाँ पर जब रह के देखा करते थे, जैसे हम लोग शहर में रहने वाले, शहर का भाग दौड़ अलग था, यहाँ का कुछ अलग था। जी जी। तो इसी को देख के मुझे अंदर से ये फील हुआ कि नहीं, मुझे राजनीति में आना चाहिए। जी सर। ताकि यहाँ के लोगों के लिए हम कुछ कर सकें। जी। इस सोच के साथ इसमें हम आए। जी। सर, आने वाले समय में प्रखंड और समाज के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, थोड़ा सर उसके बारे में बताएं। देखिए, आने वाले समय में जिस तरह से प्रखंड अध्यक्ष की जिस पोस्ट में मैं हूँ जी, हमारी पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जी, जिसके संरक्षण श्री जीतन राम मांझी हैं जी सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन है जी सर, जो आज बिहार सरकार में मंत्री हैं जी, और संरक्षक महोदय जो है केंद्रीय मंत्री है जी सर। तो हम चाहते हैं कि इनके साथ जुड़ के समाज में जो कमियां है वो वहां तक पहुंचाएं, ताकि सेंट्रल के सदन में हमारी आवाज, वहां पर जनता की आवाज उठ सके जी सर, उनकी भलाई का कुछ काम हो सके जी सर। और बिहार सरकार में मंत्री हैं तो बिहार में भी सदन में जो आवाज उठे जी, तो लोगों का भलाई काम हो सके। इस सोच के साथ हम इस पद पर बैठे हुए हैं, ताकि लोगों का कुछ काम कर सके जी सर। जब कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति आपके पास उम्मीद लेकर आता है, उस समय आपके मन में क्या भाव रहता है सर? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। जब कोई गरीब किसी समस्या से जूझकर जब मेरे पास आता है, तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का जी, कि आज भी हमारा क्षेत्र इतना पीछे है जी, उनको किसी न किसी के पास जाना पड़ता है जी सर। मेरे मन में ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो लोग जी, ऐसे कोई योजनाएं यहाँ पे आए कि ताकि लोग अपने आप में आत्मनिर्भर हो जी। और अपने तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हिसाब से उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करूं और करने के पूरे प्रयास करूं, जहां तक कि मेरी क्षमता है जी, मैं करता हूं मदद जी सर। लेकिन ये मदद कब तक जी लोग आत्मनिर्भर हो, इसके लिए कुछ योजना बने, इसकी हम प्रयास कर रहे हैं जी। तो ये योजना बनने के लिए जो अथक जो प्रयास है जी, सबसे पहले चीज है, देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन जी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, शिक्षा बहुत पीछे है जी। और इसमें सबसे बड़ी गलती जी सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके दिमाग में अट गया है कि हम गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं जी। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने सारा इंतजाम कर रखा है जी, लेकिन इसमें गार्जियन को आगे आना पड़ेगा। हम गार्जियनों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा से लगाव रखने की प्रेरणा दें जी, और उनको सिखाएं जी, ताकि आगे वो आत्मनिर्भर बन सके। सर, आज के समय में लोग राजनीति को अलग नजरिया से देखते हैं, आप कैसे साबित करते हैं कि राजनीति भी समाज सेवा का एक जरिया हो सकता है? राजनीति ही समाज सेवा का जरिया है। अच्छा। राजनीति जो है वही समाज सेवा का जरिया है जी। राजनीति को अगर आप अपने ढंग से देखेंगे तो राजनीति एक ऐसा चीज है कि लोगों से मिलना जुलना, समस्याओं को सुनना, समस्या जब सुनेंगे तब उसकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे जी, तो समाज में एक सेवा करने का आपको रास्ता नजर आएगा। हाँ। और एक चीज है, हर व्यक्ति को, जैसे एक राजनीति सिर्फ करने से पेट नहीं चलने वाला है जी, तो हर इंसान को जो राजनीति करता है अपना 2 घंटा समय जनता के बीच में दे।
ताकि उससे जो है लोगों की समस्या के बारे में जानकारी मिलेगी, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहेगा। तो यही समाज सेवा है जी। बहुत सारा ऐसा समस्या है जो हमारे बस का होता है, हम उसको अपने स्तर से पूरा करने का और उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जो मुझसे नहीं हो पाता है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं ताकि अगले स्तर से उसका काम हो, लेकिन हो इस पर लगे रहते हैं। ये समाज सेवा जो है ये बहुत बड़ी चीज है, अपने लिए लोग सब जीते हैं जी। समाज के लिए जीना एक अलग सी खुशी होती है मुझे जी कि समाज के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आम आदमी का जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, आम आदमी कितने आए कितने गए, लेकिन जो समाज से जुड़ा रहता है तो उसका नाम समाज में दर्ज होता है। सर, अगर आपको 5 साल का पूरा अधिकार दे दिया जाए तो आप अपने प्रखंड में सबसे पहला जो बड़ा बदलाव क्या होगा, आप थोड़ा सर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है जी सर। अगर मुझे जनता 5 साल के लिए समय देती है और मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका देती है जी सर, तो इसमें सबसे पहला मेरा काम रहेगा शिक्षा के ऊपर से और स्वास्थ्य के ऊपर जी सर। और तीसरा बिग पॉइंट है जो रोजगार के ऊपर जी सर। जब शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार ये तीनों चीज आप मुहैया करा देंगे जी, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारा समस्या जो है 90% दूर हो जाएगा जी। यहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं जी सर, तो ऐसा कोई इंतजाम करेंगे हम ताकि लोगों को रोजगार यहीं दिया जा सके जी सर, ताकि समस्याओं से लोग कम जूझे। आज की युवा राजनीति और समाज सेवा से दूर क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आपको सबसे बड़ा लगता है, थोड़ा सर उसके बारे में बताएं। देखिए, युवा जो है राजनीति में अपना रोजगार ढूंढना शुरू कर देते हैं जी जी। तो राजनीति रोजगार का जरिया ना बना के राजनीति समाज सेवा को अगर वो अपने दिल में ठान लें कि राजनीति एक समाज सेवा है जी, तो वो युवा जो है जरूर राजनीति में इंटरफेयर करेंगे। राजनीति से इसलिए दूर भाग रहे हैं कि दिन भर दौड़ते बढ़ते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, क्या करेंगे, घर चलाना है तो पेट पालना है। तो ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स 24 घंटा आपके पास समय है एक दिन का, उस 24 घंटे के अंदर में 2 घंटा आप समय राजनीति में दे दीजिए, ज्यादा नहीं, बाकी अपने रोजगार के लिए भी लगे रहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के राजनीति में चले जाइए, समाज सेवा करते रहिए, तो आपका भी पेट है, परिवार है, ये सारा चीज है, ये कैसे चलेगा। तो युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए। युवा आज के डेट में बहुत जरूरी हो उनको राजनीति में आना। प्रखंड अध्यक्ष की असली जिम्मेदारी क्या होती है, लोग इस पद को कैसे समझे, थोड़ा उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। प्रखंड अध्यक्ष एक पार्टी का रीढ़ है जी, जो हमारी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जी सर, उसका एक रीढ़ होता है प्रखंड अध्यक्ष। एक विधानसभा में अगर हमारे इमामगंज विधानसभा में 3 प्रखंड है जी, तो तीनों प्रखंड में अलग अलग अध्यक्ष बनाए जाते हैं जी सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी जीती हुई है दीपा कुमारी जो है जी, विधायक है, माननीय विधायक है जी। तो होता क्या कि प्रखंड अध्यक्ष का ये जिम्मेवारी इसलिए है कि विधायक को नहीं पता है कि कौन से गली में क्या परेशानी है, कौन से मोहल्ले में क्या परेशानी है, किस जनता को क्या दिक्कतें आ रही हैं जी सर। तो प्रखंड अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हर क्षेत्र में घूमे और कहाँ कौन सा क्या समस्या आ रहा है उसको देखें और वहां तक पहुँचाए, अपने समाधान करने की कोशिश करें, अपने माननीय विधायक तक पहुँचाए इस बात को, जो यहाँ हमारे समाधान करने के लायक होता है प्रखंड स्तर में या बीडीओ साहब से, सीओ साहब से या थाना से, अंचल से, जो भी वो अपने हिसाब से करने के प्रयास करते हैं जी। जो ऊपर लेवल का होता है जी सर, हमारा दायित्व बनता है, प्रखंड अध्यक्ष के ये दायित्व बनता है कि उसको वहां तक पहुंचाए, उसको उनका प्रोसीडिंग में लिखवा दें ताकि सदन में इसकी आवाज उठा के इसका समस्या का समाधान किया जाए जी सर। जैसा कि आप देख रहे हैं जी, 2015 के बाद से हमारा क्षेत्र इतना ज्यादा डेवलप किया है, बहुत ज्यादा डेवलप किया, तो वो करने का जो श्रेय जाता है जी, प्रखंड अध्यक्ष से लेके पंचायत अध्यक्ष हमारे हैं जी, जो हर पंचायत में होते हैं, प्रखंड की कमेटी हमारी है जी सर। तो ये सारे लोग मिलके इस पर काम करते हैं जी, एक बैठक करते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, कौन सा सड़क के ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ रहा है जी सर, ये जानकारी अपने विधायक को देते हैं ताकि वो सदन में आवाज उठाए, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे जी, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचे ताकि इसका समस्या का समाधान हो। मेन जो दायित्व है यहाँ की समस्या को ऊपर तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ा दायित्व। हाँ सर, आप एक प्रखंड अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और जैसा कि देखा जाए कि हमारे प्रखंड में अगर कोई भी गांव में, छोटा सा गांव में कोई समस्या आता है, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, आप कैसे ठीक करते हैं सर, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर।
देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में वैसे छोटे बड़े समस्याओं को संभालने के लिए जब मेरे संज्ञान में आता है जी सर। या मुझे लोग जानकारी देते हैं तो मैं वहां जाता हूं। जी सर। और जाने के बाद गांव के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, समझदार व्यक्ति जो लोग होते हैं, उनको मैं चिन्हित करता हूँ। जी सर। और उन लोगों को बैठा कर और जिनके साथ जो समस्या होती है, जी सर, तो उसको बैठा कर समाधान करने के लिए जी सारे लोगों का राय मशवरा करके उसको करने का प्रयास करते हैं। जी सर। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी बात को कह दूं और वो मामला हल हो जाए, जी सर। तो ये एक डिक्टेटरशिप हो जाएगा एक तरह से। जी सर। तो एक समाज का काम करने के लिए समाज के लोगों को लेके चलना, जी ये बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। इसीलिए हम जो मानिंद लोग होते हैं उस गांव के, जी और जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, जी सर। वो सारे लोग बैठ के उस समस्याओं का समाधान करते हैं, जी जो पंचायती राज का असल रूपरेखा होता है। जी जी। ये पद ऐसा है कि जहाँ दिक्कत है ही, लेकिन क्या करें, संभालना भी है। संभालना तो है सर। आप भी एक युवा हैं और मेरे को जहाँ तक फीडबैक मिला है कि आप सबसे पहले युवा के लिए आप खड़े रहते हैं, तो काफी अच्छा लगता है भैया जी। युवा के लिए ज्यादा हम खड़े रहते हैं। उसका कारण है जी कि युवाओं को हम हमेशा समझाते हैं कि आप अपना कीमती समय जो है ये इधर उधर बर्बाद ना करके, अगर आपके पास 1 घंटा भी समय मिलता है तो वो समाज में ले आना चाहिए। अजमत सर, आने वाले 2-3 साल में अपने प्रखंड में कौन कौन सा बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जिस तरह से प्रखंड अध्यक्ष की जिस पोस्ट में हम हैं जी, और हमारी पार्टी जो है अभी सरकार में है जी, केंद्रीय मंत्री भी हमारे हैं जी सर, और राज्य में भी मंत्री हैं जी सर, तो और अपनी विधायक हैं जी। तो अभी आपको बता दें कि हम लोग आने वाले 2-3 साल के अंदर में, जी सर, एक तो जो भी मुख्य सड़क से ग्रामीण सड़क जो छूटा हुआ है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक क्या कहते हैं आपको, डिग्री कॉलेज, जी, वो हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। बाकी बाजार क्षेत्र में एक तो लगता है कि सर बन भी रहा है अभी मेरे ख्याल से। डिग्री कॉलेज नहीं बन रहा है। अच्छा। डिग्री कॉलेज का भी प्रस्ताव गया है, बनने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बन रहा है आपका वो अंबेडकर छात्रावास बन रहा है। जी सर। तो हम लोगों के लिए जो ये है कि कहीं से घुमा फिरा के देखिएगा तो शिक्षा के ही ओर जाएगा। हाँ हाँ, ये तो बात है। अगर लोगों के अंदर में शिक्षा आ गया तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो आप रूप समाज आगे जाएगा, सोच आगे जाएगा, सोच आगे जाएगा जी। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो इस पर हम लोग ज्यादा जोर लगा रहे हैं काम करने के लिए, और विशेष स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। हम अपने नेता से इस बात को रखे हैं जी सर कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र बाके बाजार में है, जी सर, छोटी छोटी सी बात में लेके रेफर कर दिया जाता है कि मेडिकल भेज दिया जाता है। एक मेडिकल का यहाँ होना बहुत जरूरी है, चाहे इमामगंज विधानसभा में कहीं हो जाए, चाहे बाके बाजार हो जाए, चाहे इमामगंज में हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगा। आप ये ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली पहाड़ी क्षेत्र है, जी सर, अचानक किसी ने किसी को सांप काट लिया या कुछ काट लिया तो वैसे में क्या हो, यहाँ से रेफर करते में लोगों की जान चले जाती है। जी सर। तो इस पर ज्यादा विशेष हमारा ध्यान है कि स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर, जी सर, ये बहुत जरूरी चीज है। और रोजगार के ऊपर भी हम अपने नेता से बात रखे हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है, जी सर, कि कोई ऐसी योजना यहाँ जरूर लाएंगे, ऐसी फैक्ट्रियां जरूर लाएंगे, जी सर, ताकि उस पर लोगों को रोजगार मिल सके। जनता का भी सवाल है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर राजनीति में जाति क्या मायने रखती है सर, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया जी। जानते हैं मनीष जी, ये तो आम जनता को सोचना चाहिए जी। जब मैं राजनीति क्षेत्र में आया, जी सर, 2011 से जब इस क्षेत्र में मैं आया, यहाँ पर लोगों को देखा, जब शहर से जब तुलना हमने किया यहाँ पर, जी सर, क्योंकि मैं शहर में रहा जी, तो जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं वापस आया रहने के लिए, जी सर, यहाँ की समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि समाज के प्रति कुछ करना चाहिए जी। तो जब इस राजनीति में हम आए जी, तो मुझे 2016 में जी
2016 में मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा तिलैया पंचायत से। जी सर। और यहाँ की जनता ने मुझे भरपूर मदद किया, भरपूर मतलब मैं इतना भारी मतों से जिताया। जी सर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ तिलैया पंचायत के पूरी आवाम को और जनता को। उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। जी सर। और उनका ही दिया हुआ मौका है। जी सर। जो इन्होंने मौका दिया पंचायत समिति का, तो उनका ही दिया हुआ मौका है कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा चर्चित हुआ और ब्लॉक और थाना में जान पहचान बढ़ी, लोगों का काम करना शुरू किया। जी सर। तो ये अच्छा एक मेरे लिए जी सर एक स्टैंड था। जी। तो लेकिन इसमें होता क्या कि जब मैंने पंचायत समिति का कार्यकाल 5 साल गुजारा, तो उसी बीच में मैंने पार्टी ज्वाइन किया जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है। जी सर। तो पंचायत समिति जीतने के बाद ही मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, जब मुझे प्रखंड अध्यक्ष का पोस्ट मिला। जी सर। तो जब मुझे कोई पोस्ट मिला तब मैंने सोचा कि इस पोस्ट का इस्तेमाल करना है, काम करना है। तो किसी पोस्ट को आप ताबीज बना के गले में लटका के नहीं रखिए, उसके लिए काम करना है। जी सर। तो मेरा जो है काम करने पर ज्यादा विश्वास रहता है। जी सर। तो मैंने काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो मैंने किसी जाति बेसिस पे काम नहीं किया। जी सर। क्योंकि मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, मेरा नाम अजमत खान है। जी सर। लेकिन मैं समाज के प्रति इतना इन्वॉल्व रहता हूँ कि देखता हूँ किसी गरीब के हालात को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए काम करता हूँ। जी सर। तो काम करने लगे तो जब 5 साल जब मेरा बीता, अगला चुनाव जब 2021 का चुनाव आया, जी सर, तो मैंने सोचा कि जैसे पंचायत समिति के फंड में वैसा कोष नहीं था कि किसी की कुछ बड़ा काम हम कर सके। जी सर। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि जनता मुझे इतना चाहती है, जी, क्यों ना मैं मुखिया का चुनाव लड़ूं। जी सर। तो 2016 में मैंने मुखिया चुनाव लड़ा। अच्छा अच्छा। तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर जाति को लोग जो है ना विशेष ध्यान देते हैं, विशेष ध्यान दिया जाता है। काम करने वाले को लोग, आज भी मैं अपने जनता से कहना चाहूंगा जी सर, कि काम करने वाले को लोग चुने, जी, जाति बेसिस पे वोट ना करें। जी सर। जो काम करता है, नेता का मतलब होता है, राजनीति में नेता का कोई जात नहीं है, नहीं जात होता है। जात जो होता है एक, अब हमको बेटा बेटी का शादी करना है तो उसमें जात देखना है। जी सर। लेकिन राजनीति समाज से जुड़ता है, उसमें जात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। एक मुखिया पद जो है ये बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। एक मुखिया का मतलब होता है कि पंचायत का वो गवर्नर हो गया, मालिक हो गया। जी सर। और उस पंचायत में अगर है तो यहाँ के हमने देखा है कि मुखिया जी जो है उनके खाते में सरकार जो पैसा भेज रही है उसी से डेवलपमेंट का काम करना है। जी सर। इसके आगे की जानकारी उनको नहीं है। जी सर। अगर मुखिया जी चाहें तो बिहार सरकार में जितने तरह के मंत्री हैं, हर विभाग में मंत्री हैं। जी सर। ये समझ लीजिए। फिर हमारे यहाँ डीएम साहब हैं, डीडीसी सर हैं, जी सर, कमिश्नर साहब हैं। जी, ऐसे ऐसे लोगों का अगर आप अपने पंचायत में कार्यक्रम ले, उनको बुलाएं, इनवाइट करें। जी सर। और गांव के 150, 200, 500 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके एक कार्यक्रम करें और वहां पर अपना प्रस्ताव समस्या का रखें, तो कहीं ना कहीं आपको उनके जरिया जो है आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ कोष दिया जाएगा और उसको तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों में ये कहना चाहूंगा कि जाति बेसिस पे वोट ना करके काम करने वाले को वोट देना चाहिए। आप एक चीज ध्यान रखिए, रात के 12 बजे भी फोन कीजिएगा तो हम आपके लिए फोन रिसीव करेंगे और आपके लिए काम करने के लिए उठ खड़े होंगे। जी सर। युवा में यही शक्ति होता है कि किसी वक्त भी खड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर देखा जाए आज के डेट में तो पंचायती राज चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र पीछे क्यों रह जाता है जबकि शहर डेवलप कर रहा है? सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं आप। ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप ना होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सही नेता का चुनाव नहीं हो पाता है। आप सही नेता का जिस दिन चुनाव कर लेंगे, आपका ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप करना शुरू कर जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी योजना को धरातल में आने के बाद उसको होने देना चाहिए। जी सर। ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके। सर आज के परिवेश में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब की ओर लोग ज्यादा जा रहे हैं और अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। तो सर अगर आपकी तरह समाज सेवा भी करना चाहते हैं तो युवा, जैसे मेरा सवाल है कि सरकारी नौकरी करते हुए समाज सेवा कैसे कर सकते हैं? सर थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने नौकरी से रिजाइन देके ही राजनीति में कदम रखा। जी सर।
कुछ मेरे साथ कुछ परिस्थिति थी जिसकी वजह से रिजाइन दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ लोगों को रिजाइन देने के लिए, अच्छा, ये कह नहीं रहा हूँ मैं अपनी बात कह रहा था। जी सर। तो जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और वो समाज सेवा में करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, करना भी चाहिए और कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं, उनके पास है ऐसा समय है, कर सकते हैं। ठीक है, जॉब करने के लिए आपको क्षेत्र से हट के दूसरी जगह जाना है, करना है। अगर समाज के प्रति आपके अंदर कुछ दिल में है कि हम करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए एक चीज हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे तिलैया पंचायत में अगर 10 लोग जॉब कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए 10 लोग जॉब कर लें, 10 लोग एक कमेटी बना लें। जी सर। एक कमेटी बना के ऐसा करे कि जो अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 10,000 रुपये महीना में मुझे जॉब में मिल रहा है। जी सर। क्यों ना हम महीना में उसमें से 10 रुपया निकालें। जी सर, बिल्कुल। 10 रुपया समाज के लिए, जो समाज के बारे में सोच रहे हैं उनकी बात है, उसके बारे में। अपने लिए सब जीते हैं, समाज के लिए जो सोच सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर 10 लोग हैं, अगर 10-10 रुपया निकालते हैं तो महीने का 100 रुपया होता है। तो इसी तरह से एक छोटा सा रकम हमने आपको बताया है। जी सर। तो उसको लेके एक कोर्स बना के और समाज के प्रति उस पर काम कर सकते हैं। किसी गरीब के यहाँ शादी है तो उसमें मदद करें। जी सर। अगर किसी गरीब बीमार है, उसके पास पैसे नहीं, पैसे के अभाव में मर रहे हैं लोग, जी तो वहाँ पे वो मदद करें, ये भी एक समाज सेवा है। जी सर। तो और एक चीज है कि छुट्टियों में अपने यहाँ आए तो अपने परिवार के साथ तो हैं ही, लेकिन 2 घंटा वैसे लोगों से मिले, समाज के लोगों से, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको किसी तरह का मदद मिल नहीं पाता है। जी सर। तो आपको अगर वैसा मौका भगवान ने दिया है कि आपको जॉब हो गया है, जी सर, तो उसमें से एक छोटा सा रकम 10 रुपया भी आप निकालते हैं तो वो बहुत बड़े रकम में तब्दील हो जाता है। जी सर। तो अगर 1 से भले 2, 2 से भले 4, इस तरह से समुंदर जो है बूंदे बूंद भरता है। जी सर। अगर इस तरह का सोच रखे आज के युवा, जॉब करते हुए भी समाज सेवा कर सकते हैं। आने वाले में देखिए, इंसान की जिंदगी का कोई गिनती नहीं है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उनको जाना ही है, जाना ही है। और एक चीज है कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अपने जिंदगी में एक पेड़ ही क्यों न लगाए। जी सर। लगा दे, ताकि आने वाला पीढ़ी ये कहे कि नहीं, फलना ने ये पेड़ लगाया था जिसके छांव में हम बैठे हुए हैं। जी सर। अगर वो वैसे लोग हैं कि हम एक चापाकल कहीं पे गड़वा दे जिससे 10 लोग पानी पी रहे हैं, तो लोग कहें कि नहीं, फलना ने पानी, ये चापाकल गड़वाया था आपने एक कमेटी के द्वारा जिससे लोग पानी पी रहे हैं, ये भी एक समाज सेवा है। जी सर। इस तरह का लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का सोच उनको बनाना पड़ेगा। जी सर। ये बहुत जरूरी चीज है, समाज सेवा नौकरी करते हुए भी लोग। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्व छठ पूजा हमारे तिलैया पंचायत में मनाया जाता है, और वहाँ पे आपका बहुत योगदान रहता है बच्चों के प्रति और कमेटी के प्रति, जितने भी सदस्य रहते हैं उनके प्रति काफ़ी योगदान रहता है। और आप भी एक युवा हैं, और उस टाइम मन में क्या भाव रहता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं सर आप। देखिए, तिलैया पंचायत ऐसे तो पूरा प्रखंड है, लेकिन तिलैया पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ जी। इसी पंचायत का मैं हूँ, इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया मैंने 5 साल पंचायत समिति के पद पर रह के। जी सर। तो पूरा पंचायत मेरा एक परिवार की तरह हो गया है। जी सर। मैं अगर क्षेत्र में जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुर्सी मिलेगा तो ही बैठूंगा। जी सर। अगर देख लिया मैंने कि 3-4 चाची मामी ये वगैरह बैठी हुई हैं तो जाकर मैं उन्हीं के साथ बैठ जाऊंगा, जमीन में ही बैठ जाऊंगा, उनके साथ बैठ के बातचीत करूंगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये मेरा परिवार है। जी सर। एक परिवार के नजरिए से देखता हूँ मैं। जी। अगर पंचायत में किसी का डेथ हो जाता है, किसी तरह से हादसा के जरिए, या किसी का नॉर्मली मृत्यु होती है, जी सर, तो मुझे भी दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि क्योंकि उसको मैंने अपने परिवार से जोड़ लिया है। जी सर। एक परिवार के माध्यम से अगर परिवार का कोई डेथ करता है तो दुख जिस तरह का होता है उसी तरह से मुझे भी दुख होता है। जी सर। इसीलिए मैं अगर किसी तरह का सूचना मिला क्षेत्र में किसी की डेथ हो गई है तो मैं उनके यहाँ जाता हूँ और उनके साथ दुख में उनके शामिल होता हूँ। और वैसे अगर कोई गरीब हैं जिनके मतलब आपको क्या नाम है, अंतिम संस्कार के लिए कुछ मदद की जरूरत हो तो उसको भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार ही है। जी सर। अपने हिसाब से पूरी कोशिश करता हूँ मैं। सर, आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हमारे बिहार का सर्वश्रेष्ठ पर्व छठ पूजा, उसमें आप योगदान देते हैं सर, उसमें आपका क्या भाव रहता है सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, छठ पूजा एक साफ सुथरा त्योहार है जी, और ये बिहार में माना जाए
तो बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। जी सर, वो तो हमारा हाँ, ये जो है बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और बहुत साफ सुथरे तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। जी सर। तो ये मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो तिलैया पंचायत की जो छठ पूजा की जो कमेटी है, जी जो सर। टीम है, जी सर। वो टीम जो है सब युवा है। जी सर। और कहीं ना कहीं मैं भी युवा ही हूँ जी सर। आपके नजर में जी सर। या सबके नजर में। जी सर। तो उस हिसाब से उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ जी और वो टीम जितनी भी है उसको अपने छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ। जी सर। तो मेरा ये सोच है जी। कि अगर कोई छोटा कोई काम को कर रहा है जी। तो उसका सपोर्ट होना चाहिए, जी सर। ताकि उसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए, कहीं जी। तरह से कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम ना हो। जी सर। तो इस तरह का हम प्रयास करते हैं उन लोगों से जी सर। कि हर तरह की उनसे मदद हो। जी सर। चाहे वो पूजा से जब से शुरू होता है, जी सर। और जिन लास्ट डे तो हम रात में भी बैठे रहते हैं उनके साथ में। जी सर। सुबह का जो अर्घ होता है, जो सूरज निकलने से हाँ, पहले, वहाँ भी मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ, लोगों का साथ देता हूँ। मुझे जी सर। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, युवाओं के साथ रहने में मुझे मजा आता है। और जितने भी युवा है, जी। ऐसा नहीं कि अपने आप को मैं नेता समझता हूँ, ऐसा नहीं है। उनके साथ मैं अपने दोस्त, भाई, बंधु के हिसाब से मैं रहता हूँ। जी सर। और एक चीज आपने तो आपका एक तो सवाल नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल के साथ जवाब देना चाहता हूँ। मेरा एक सपना है। जी सर। आज के डेट में लोग जो जनता जो जिनको प्रतिनिधि बनाती है, जी सर। प्रतिनिधि जो बनते हैं, जी। तो वो कभी ये ना समझे कि वो जनता के मालिक हो गए हैं। जी सर। प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं। नौकर होते हैं। मेरा एक सपना है कि एक ऐसा मंच बने, जी सर। उस मंच पे जनता बैठे जी सर। और नेता नीचे बैठे, जी सर। और जनता उनसे सवाल करे कि आपको मैंने 5 साल का जो समय दिया, उस 5 साल में आपने क्या क्या किया। हाँ। ये एक बड़ी बात है। जी सर। लेकिन यहाँ हमने देखा है इस क्षेत्र में आके जी। कि लोग जीत जाने के बाद अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। जी सर। तो क्यों, जबकि हम मालिक नहीं नौकर हैं। आप ये देख लीजिए, रात के 12 बजे भी फोन आ रहा है तो हम उठा रहे हैं, तो आपके नौकर है, मालिक हैं आप, तब ना मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया ये काम है। जी सर। आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपके नौकर ही हम हुए। जी सर। और एक चीज ये भी है कि जिस रास्ते में, कि जिस रूट में हम चल रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, तो उसी के जरिए हमारा भी पेट है, रोजी रोटी है। जी सर। तो कहीं ना कहीं उसी में कुछ वर्क करके, कुछ करके कम अपना भी पेट पालते हैं। जी सर। लेकिन ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जनता के हित में जो काम हो उसको करें। जी सर। बहुत सारी बातें हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यहीं पे आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आप आए, मेरा इंटरव्यू लिए। जी सर। और आगे जो भी आप करेंगे हम आपके साथ हैं। जी सर।